शुभ्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चित्रा से आप देख रहे हैं। शुभ्रा इंस्टीट्यूट से झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्गत सेट्स का सॉल्यूशन, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का फिजिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन। आपको जानकारी होगा, आपको ज्ञात होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस वर्ष 11th क्लास में फिजिक्स का 2 सेट, केमिस्ट्री का 3 सेट, मैथ का 2 सेट दे चुकी है, जिसमें मैं आपको इसके पिछले वीडियो में मैथ्स का दोनों सेट और केमिस्ट्री का 1 सेट का सॉल्यूशन दे चुका हूं। आज मैं आपके लिए फिजिक्स का 1 सेट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और उस सेट का नाम है सेट 1। इस सेट में वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो पिछले कई सेट्स में हम लोगों ने बनाकर देखा। इसमें कुल 35 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए किसी भी प्रकार का कोई अंक नहीं काटा जाएगा। कुल पूर्णांक 35 है। समय आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है और मैं पिछले कई सेट्स को सॉल्व करके आपके पास दिया हूं, और ये सब बातें सब करते हुए भी सारा सेट्स का सॉल्यूशन आधा घंटा के अंदर समझाकर हो जाता है। और अगर न्यूमेरिकल दिया है तो न्यूमेरिकल का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट और लगता है। तो मैं जो आज आपके पास जो सॉल्यूशन लेकर आया हूं वो कंप्लीट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ। तो आज मैं जैसा कि सेट्स को देख पाया था, इस सेट्स में न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस किया गया है। फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल दिया गया है और वो न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके बताकर आगे बढ़ूंगा। तो एक एक प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, और आप अच्छे से ध्यान देंगे सारे क्वेश्चंस को, चूंकि जब जय के कोरोना के कारण ये सेट निकाला है और बीच में एग्जाम ले रहा है, तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि हो सकता है यही एग्जाम 11th के लिए फाइनल एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि अगर थर्ड वेव आया तो उस परिस्थिति में सेकेंड एग्जाम सरकार ले नहीं पाएगी। तो उस स्थिति में जिस प्रकार 12th क्लास वाले बच्चे 11th वाले रिजल्ट पर ही 12th का रिजल्ट हुआ, उसी प्रकार ये भी आपका फाइनल हो सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप हर क्वेश्चन को बारीकी से समझें और ध्यान दें। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो या किसी आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मैं उस डाउट्स को पुनः अगले वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो चलते हैं एक एक प्रश्न पे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है। ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ अरेंज्ड है। जो ऑप्शन इंग्लिश में ए में है वही ऑप्शन हिंदी में ए में है। इसलिए आप हिंदी में टिक लगाओ, इंग्लिश में टिक लगाओ, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, कोई इशूज नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये सभी बातें जो मैं आपको बताया, ये सब समझने का है, सुनने का है और आत्मसात करने का है, ताकि आप परीक्षा में परिपक्व होकर एग्जाम के लिए बैठे और अच्छा मार्क्स लेकर आएँ। आप अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने माँ बाप का और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल्स का नाम करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर सकें। तो चले अब बिना बात के आगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो मैं आपको बताऊं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट मतलब एक यूनिट के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। जब मैं क्लास में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था तो उस समय यूनिट्स के बारे में बता रहा था, तो मैं बताया था कि उसका ये साइज जो है सो निश्चित होना चाहिए। साइज बता रहे हैं। उसके बाद ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक प्लेस चेंज के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। तो पहले मैं ऑप्शन पढ़ लूँ और उसके बाद फिर आंसर पे जाऊँगा। पहला ऑप्शन है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट करने लायक हो। इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये अच्छी तरह से परिभाषित हो। इट मस्ट बी सुटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, अभी जो बात मैंने बोला वो सारा तीनों में ऑप्शन में आ गया। और डी में है ऑल द अबव, मतलब ये तीनों। तो ऑब्वियसली ये तीनों इसका ही आंसर सही होगा।
तो आप इसके आंसर में 1 का आंसर जो है सो लिखेंगे डी नंबर, 1 का आंसर लिखेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला। मैं और यूट्यूब की तरह और यूट्यूबर की तरह डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करके दिखाऊं। पिछले वीडियो जो केमिस्ट्री सेट 1 का था उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल था, मैंने लॉन्ग रहने के बावजूद भी सॉल्व किया और आपको ये कोशिश किया कि आपको समझ आए। तो उसी तरह हम यहाँ भी कोशिश करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन निकाल कर आपको बताएं। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो G का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, G का डायमेंशन निकालना है। तो F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो फोर्स का जो है सो डायमेंशन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, kg मीटर ml सेकेंड स्क्वायर, तो t का पावर -2। डिस्टेंस का l होता है तो l स्क्वायर, मास का m इंटू m। तो एक मास जो है यहाँ से हट जाएगा तो m जो है सो ऊपर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में एक मास ये कटेगा, काटना नहीं चाहिए, मैं इलिमिनेट कर देता, लेकिन आपको समझ है इसलिए मैं काट कर समझा रहा हूँ। m हट जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l 2 और 1 3, l क्यू t -2। अब आप खुद ही मिला लो इस ऑप्शन, इससे कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो m पर पावर -1 किसी में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। l पर पावर q भी दिख रहा है, t का पावर -2 भी दिख रहा है। तो दूसरा का जो आंसर हुआ वो जो है सो क्या आंसर हुआ, c। तो आपको याद रखना चाहिए दूसरा का जो आंसर है सो c। और कैसे c, ये भी मैं आपको यहाँ इधर बताया हूँ, आप देख सकते हो ये आखिर कैसे g का वैल्यू मैं निकाला। तो मैं बताया था आपको फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नंबर 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स। सर आइजैक न्यूटन ऑब्जर्व दैट एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विथ अ फोर्स नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट स्टेट्स दैट द अट्रैक्शन फोर्स between two different bodies is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them। तो F समानुपाती m1 m2 बटा आर स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो G आया था, तो F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। मैंने पूरा थ्योरम को आपको बताया, तो G बराबर इतना और उसके बाद इसका डायमेंशन हमने आपके सामने रखा और उसका आंसर जो है सो 2 का C हुआ। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे उनको याद आ जाए कि सर कैसे बताए हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट बताता हूँ, पूरा क्लियर करके थ्योरम को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस। मैं 94 डायमेंशंस विद्यार्थियों को बनवाया हूँ जो हमारे क्लास में अपडेटेड थे, रेगुलर थे। जो बच्चे इधर उधर पढ़े होंगे वो खुद सोचिए कि क्या आपने डायमेंशंस 94 बनाया। हमारे यहाँ के बच्चे 94 डायमेंशंस बनाए थे और ये बताया जा रहा है कि ये आंसर तभी आप बता सकते हैं जब आपको डायमेंशन में कंसेप्ट हो और आपको मालूम हो कि किस किस का डायमेंशन सेम होगा। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सो डायमेंशन सेम होगा, वो इम्पल्स और मोमेंटम का होगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। तो 3 का जो आंसर है आप जरूर डायमेंशंस में निकालेंगे। अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते होंगे तो बुक के लास्ट में जो है सो आपको दिया है डायमेंशन 94, उसमें आप जरूर मैच करें कि इम्पल्स का डायमेंशन और मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों से आप निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला है सेकेंड, बी है पार्सेक, सी है ईयर, डी है लाइट ईयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड और ईयर तो दिख रहा है कि सेकेंड और साल, सेकेंड होता है, साल भी होता है, 5 साल 7 साल। कितना समय से आप पढ़ा रहे हैं, तो 21 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ईयर भी जो है सो इस टाइम का यूनिट हो गया। लेकिन पार्सेक जो है सो दूरी का मात्रक होता है, लाइट भी दूरी का मात्रक होता है। अब यहाँ बच्चों के लिए बड़ा सस्पेंस का विषय है,
कि हम आंसर करें तो किसको करें, बी को करें या डी को करें। तो अगर इस तरह के परेशानी में आप फंसे तो आप घबराएं नहीं, ये काउंसिल का एरर होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में टिक लगाना होगा तो आप बी और डी दोनों को कलर कर सकते हैं, या दोनों में से एक को भी कलर करेंगे OMR शीट में, तब भी वो सही माना जाएगा। और इस तरह का परेशानी होता है, काउंसिल का कुछ क्वेश्चंस गलती होते हैं रहते हैं, जिसे मतलब मैं कई बार देखा हूँ और बताया भी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो यूनिट टाइम का नहीं है वो है बी और डी। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क्यू, बलाघूर्ण का क्या मात्रक होता है। तो बलाघूर्ण का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसी में आप टॉर्क्यू पढ़ेंगे। टॉर्क्यू को हिंदी में बलाघूर्ण बोलते हैं। स्क्रू जो हम लोग खोलते हैं बल लगाकर घुमाते हैं, उसी को बोलते हैं बलाघूर्ण। तो वो लंबाई और बल पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका यूनिट जो है सो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो 5वां का जो आंसर हो गया वो आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व्स गिव्स, ये वेलोसिटी और टाइम का जो कर्व बनता है उसका स्लोप जो है सो क्या बतलाता है। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी है फोर्स। तो आपको मालूम होगा द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो छठा का जो आंसर है सो एक्सेलरेशन होगा। और ऑब्वियसली इन दोनों वेलोसिटी और टाइम में ही ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन के लिए। तो छठा का जो आंसर होगा वो छठा का आंसर सी होगा। A ball is projected with a velocity of 20 meters per second vertically. Find the distance travel in first 2 seconds. कहता है एक बॉल जो है सो 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली जो है सो चल रहा है और कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करेगा उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है सो यहाँ देखेंगे इसका फाइनल वेलोसिटी जो है सो क्या हो जाएगा 0, u है सो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो जाएगा इसका, तो फर्स्ट 2 सेकेंड में निकालना है तो 2 सेकेंड। तो v बराबर क्या होता है u प्लस 80, और ये वर्टिकली है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो v 0 हो गया आपका, t 20 मीटर पर सेकेंड, a एक्सेलरेशन निकालना है ये 2 सेकेंड। तो ये a इंटू 2 सेकेंड इधर हो गया बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 जो है सो कट जाएगा इससे तो 10, तो एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि आप जो है सो ये फाइंड फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो s बराबर हम जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u इसका तो u जो है सो आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम जो है सो आपका 2 सेकेंड है, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हो जाएगा आपका 2 दूना 4 सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकेंगे चूँकि ये वर्टिकली लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जगह देख रहा था 20 दूना 40 मीटर, 40 मीटर सेकेंड दोनों से हट जाएगा, माइनस ये सेकेंड ये भी कट जाएगा। तो 4 दहा 40 में 2 चला गया, 2 से काट देंगे तो 5 चौका 20 मीटर। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 20 मीटर आंसर। तो 20 मीटर जो है सो 7वां का ए में है, तो 7वां का जो है सो ऑप्शन ए आंसर हो गया। मैं आपको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया v बराबर u प्लस 80 वाले फार्मूला पे, और यहाँ पे मैं बताया कि ये v s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगता है, लेकिन ये वर्टिकली होने के कारण यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग माइनस, और उसी पे हम लोग जब सॉल्व किए तो वो 20 मीटर आया। तो 7वां का जो आंसर हुआ वो आंसर जो है सो सी हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है सो वेलोसिटी से बना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं करना है। 8 का ऑप्शन जो है सो ए होगा। मैं फिर से आपको बताऊं, ये 3 बात याद रखिए एग्जाम के लिए। डिस्प्लेसमेंट पूछ दे, वेलोसिटी पूछ दे, एक्सेलरेशन पूछ दे, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट चेंज को हम लोग, रेट चेंज को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी रेट चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो 8 का जो आंसर हुआ सो वेक्टर हुआ। आप कैलकुलेशन पर खूब अच्छे से ध्यान देंगे। मैं हर क्वेश्चन को कैलकुलेट करूंगा जो न्यूमेरिकल टाइप का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब जहां से हम चले और लौट कर फिर उसी जगह पे पहुंच गए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में अगर हम जहां से चले और वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कहेंगे। देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। तो इसके डिस्टेंस के लिए आप क्या कहेंगे? तो इट इज नेगेटिव, इट इज मस्ट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, इट मे और मे नॉट बी जीरो। ये जीरो हो भी सकता है, डिस्टेंस के लिए जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जो है सो कभी जीरो नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। नेगेटिव होगा ये संभव। डिस्टेंस जो है सो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, मस्ट बी जीरो, जीरो होगा कि नहीं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहीं पे रह जाऊँ, आगे पीछे नहीं हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में भी जीरो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो सकता है। दूसरा नंबर, अगर हम चले और फिर अपने जगह पे आ जाएं तो उस स्थिति में तो कुछ तो दूरी चले, तो उस कंडीशन में जो है सो डिस्टेंस जो है सो जीरो नहीं होगा। तो ये इट में और में नॉट भी जीरो, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा 9वां नंबर का ऑप्शन जो है सो होगा इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगा। ये जो है देन व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या कहेंगे? तो ये कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। मस्ट भी जीरो, ये जीरो हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली जो है सो इसका आंसर जो है सो डी होगा। ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। और अब मैं अपने यहाँ के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि जहाँ आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए डेफिनेशन लिखा है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में, तो उसमें आप जरूर देखिएगा पाथ लेंथ को ही यहाँ डिस्टेंस कह रहा है। और नोट में मैं लिखाया था कि मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 कार्स ए एंड बी आर मूविंग विथ 9 का मैं आंसर यहाँ लिख दूँ। 9 का आंसर होगा सो डी होगा, एकदम 100% कन्फर्म। 10 नंबर 2 cars A and B are moving with a velocity of 100 km/h and 60 km/h. What is the relative velocity of a car A with respect to B if both are moving along same straight line? इस पे फोकस जरूर करेंगे आप। सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा, एक 100 की स्पीड से चल रहा है और दूसरा 60 की स्पीड से चल रहा है। तो जो 100 का स्पीड से चल रहा है और 60 की स्पीड से चल रहा है तो एक दूसरे को देखने से सिर्फ 40 डिग्री का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये माइनस में होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस में होगा ये रिलेटिव वेलोसिटी। ये याद रखिएगा आप। तो सेम डायरेक्शन में है तो आपको याद रखना है, घटाएंगे 100 में से 60 तो कितना बचेगा? 40। तो 10 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका ए। मैं फिर से आपको ध्यान दूं, सेम डायरेक्शन में होगा तो घटेगा और डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएगा। आपको फिर से एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप ये क्लास में मैं बच्चों को बताया हूं कि अगर एक बस में आप बैठे हैं, उसका स्पीड 40 है और दूसरा कोई बस आपसे थोड़ा सा स्पीड से होकर गया है और उसका स्पीड 50 है, तो आपको कितना स्पीड से वो पास होते दिखेगा?
तो ऑब्वियसली 10 का स्पीड पास होते दिखेगा। क्यों? क्योंकि 40-40 दोनों का हो जाएगा, एक्स्ट्रा 10 होगा। तो वही जैसे घटाकर हम 10 लाए, वही चीज़ यहाँ 100 और 60 में घटाकर 40 लाए। अगला क्वेश्चन है द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। अभी अभी मैंने बताया ऊपर का क्वेश्चन में कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो 11 का जो आंसर होगा सो सी होगा। 11 का जो आंसर होगा सो वेलोसिटी होगा। बहुत ईजी है, मतलब बच्चे एकदम आराम से एक बार पढ़ेंगे और आंसर देकर और जल्दी से आ सकते हैं घर, यदि आप मेरे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। क्वेश्चन नंबर 12, एनालॉगी ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है फिजिक्स में, उससे काफ़ी क्वेश्चन दिया है, मैं देख पा रहा हूँ। घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि होता है, तो घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़ तो आघूर्ण होता है। तो आपको याद रखना है कि 12 का जो आंसर होगा वो ए होगा, तो 12 का जो आंसर है वो ए है। मास पे डिपेंड कर रहा है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। 2 bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place. Which bullet will be hit its the ground first? एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान से अलग अलग गति के 2 समान गोलियां चलाई जाती है। एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ 2 गोलियां चलाई जाती है, तो कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी? धीमी गति से फेंकी हुई गोली, तेज गति से फेंकी हुई गोली, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन को खूब आसानी से आप समझ लीजिए कि 2 गोली को जो है सो अलग अलग वेग से फेंका गया है, अलग अलग गति से फेंका गया है, तो कह रहा है कि दोनों में से कौन सा पहले जमीन से आकर टकराएगा। ऑप्शन है स्लोअर वन, फास्टर वन, बोथ विल रीच सिमल्टेनियसली, और डी है डिपेंड्स ऑन द मासेस। तो आप खुद सोचिए कि 13 का जो है सो आंसर क्या होगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि 2 गोलियां चलाएं तो कौन पहले गिरेगा। तो एकदम कॉमन सा चीज़ है कि जिस गोली का वेट जो है सो जैसा होगा वेट पे डिपेंड करेगा, ना कि ये अलग अलग गति से फेंके हैं और ये पहले स्लो गति वाला आ जाएगा या तेज गति वाला आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि मास जितना अधिक होगा, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, उसके कारण उसमें पृथ्वी की ओर खिंचाव ज़्यादा होगा, तो वेट पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन ऑन द मासेस। तो इसका आंसर जो है सो डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द 2 फैक्टर्स कैन एड अ वेक्टर परपेंडिकुलर आइदर ऑफ देम। तो ये हम लोग वेक्टर अभी अभी क्लास में चला रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये क्या होगा। ऑप्शन ए में एडिशन है, बी में सब्सट्रैक्शन है, सी में डॉट प्रोडक्ट होगा, डी में क्रॉस प्रोडक्ट। तो कल मैं लाइव आ रहा हूं मॉर्निंग 7 बजे, जिसमें मैं डॉट प्रोडक्ट पे बात करने वाला हूं, वेक्टर का। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि समय से आप रेडी रहें। 7 बजे मैं कल डॉट प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूं, और जो 14 का जो आंसर है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अभी अभी आप चूंकि पढ़े नहीं हैं, तो आपको मैं बता दूं कि डॉट के बाद तुरंत क्रॉस बताऊंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो डी है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आई जो है सो 0 होता है और आई जे के होता है। तो 14 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, आप बुक निकाल के देखेंगे। अभी अभी मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में बोल रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज़्यादा क्वेश्चन है, दिख रहा है। तो आई बराबर सिग्मा mr स्क्वायर होता है। तो ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉडी, ये मास पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पूछ रहा है नॉट डिपेंड, तो ये तो मास पर डिपेंड कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही ये निकला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये डिस्टेंस को क्लियर करेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास जो अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है उस पर, तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर जो है सो 15 का डी होगा। 15 का जो है सो आंसर डी होगा। 15 का जो आंसर है सो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन का है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 45 डिग्री पे जो है सो 45 डिग्री पर जो है सो ये मैक्सिमम होता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में चले, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन है सो कांस्टेंट होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है सो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इस पर कांस्टेंट कौन नहीं होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आखिर होता क्या है, मैं बताऊं आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज को हम आकाश में फेंके तो उसमें क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा धीरे धीरे आगे जाएगा और फिर जीरो होगा, तब ना वो नीचे गिरने लगेगा। तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। मोमेंटम संवेग में भी परिवर्तन होगा। वर्टिकल कंपोनेंट में भी परिवर्तन होगा, लेकिन हॉरिजेंटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 17 का जो है सो आंसर होगा सो होगा सी नंबर। 18 नंबर, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। यदि बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर फेंका जाते हैं। अगर पकड़े हैं तो नहीं फेंकाएंगे बस को, तो लेकिन अगर नहीं पकड़े हैं तो फेंका जाएंगे। जब अचानक टर्न लेगी तो कौन सा नियम, तो नियम कौन सा होगा, तो आप न्यूटन का पहला नियम पढ़े होंगे। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो भी हो, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। तो बिल्कुल नहीं, गति की जड़ता, गति की जड़ता क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगा। अब बस के साथ आदमी जो है सो गति में है, लेकिन अचानक मुड़ा तो चूंकि आदमी नहीं मुड़ा, वो आदमी आगे जाना चाहेगा और ये मुड़ गया तो ये इधर जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो है सो आदमी क्या होगा, गिर पड़ेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो 18 का आंसर हो गया आपका ए। 19 नंबर में चलते हैं। अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक पर्सन जो है सो ओपन कार में बैठा है और कार जो है सो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। थ्रोन अ बॉल, और बॉल को वो फेंकता है। कितना, अभी हमने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया कि कोई व्यक्ति कार में बैठा है, बॉल लिया है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है। तो बॉल जो है सो कहाँ जाएगा, कार के नीचे, कार के बाहर, कार में व्यक्ति के आगे, कार में व्यक्ति के पीछे, गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में। तो मैं आपको बताया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। तो आदमी के साथ बॉल हाथ में है तो वो भी गति में है। अब वो फेंका तो जिस वेग से आदमी है उसी वेग से बॉल भी है गति में। अब वो फेंका तो ऊपर गिरेगा तो ऑब्वियसली उसके हाथ में गिरेगा। कॉमन सा चीज है ये। क्वेश्चन नंबर ये 19 का जो है सो आंसर होगा डी। 20 नंबर, A force of 5 Newton act on a body of mass 1 kg. The acceleration of the body is a force 5 Newton. F जो है सो कितना है, 5 न्यूटन है। मास m जो है सो आपका 1 kg है। तो एक्सेलरेशन, तो F बराबर वी नो दैट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी नो दैट। हम जानते हैं कि आप भी जरूर जानते होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, F बराबर m में होता है। और F आपका 5 न्यूटन दिया हुआ है और मास आपका 1 kg दिया हुआ है। तो A बराबर हो जाएगा आपका 5 न्यूटन और ये मास है सो इधर जाएगा तो kg, तो 5 न्यूटन पर kg। न्यूटन को तोड़ेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन जो है सो kg मीटर पर सेकेंड, kg खत्म हो जाएगा तो मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो 5 किस में है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20वां का जो आंसर हुआ वो आंसर है सो ए होगा। 20वां का जो आंसर होगा सो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करूं आपसे। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है? तो दो सतहों के बीच लगने वाले विरोधी बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। दो सतहों के बीच द अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, ये स्टैटिक और काइनेटिक। अब ये दोनों में कह रहा है कि सेल्फ एडजस्टिंग कौन है, तो ऑब्वियसली स्टैटिक है, जो स्थिर रहेगा वही सेल्फ अपने आप को एडजस्ट करेगा, बाकी तो एडजस्ट करेगा नहीं। गति में है तो कोई इधर लुढ़क जाएगा, कोई उधर चला जाएगा, कोई उधर। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जिसमें लगेगा या होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 21 का जो आंसर है वो होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन में चलूं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 21 का हिंदी। 22, when a torque acting on a system is zero, when a torque acting on a system is zero, then which of the following should not change? अगर किसी वस्तु पर लगा टॉर्क जीरो होगा तो उसमें से क्या नहीं बदलेगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन ए में है लीनियर वेलोसिटी, बी में है एंगुलर वेलोसिटी, सी में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी में है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बार हिंदी में इस चीज़ को पढ़िए कि जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होगा? तो आपको याद रहना चाहिए कि कोणीय वेग में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है सो लगेगा ही नहीं। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण हो ही नहीं, मतलब घूर ही नहीं रहा है, तो क्या में परिवर्तन नहीं होगा? तो कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ हमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्रोकिंग अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हमर इज। ये न्यूमेरिकल है और अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं इससे बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, अ हमर ऑफ मास 300 ग्राम, 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा है, 40 मीटर पर सेकेंड की गति से चलाते हुए एक कील सेट कराता है। तो 2 सेकेंड में बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है। कील 0.2 सेकेंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है। तो हथौड़े पर कील के द्वारा लगाया गया बल कितना होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ मास कितना है? 300 ग्राम। यहाँ मास जो है सो आपका, मैं इधर थोड़ा थोड़ा स्पेस है इधर ही बना दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ स्पेस थोड़ा चाहिए हमको। ये मैं स्पेस ले लिया हूँ बोर्ड पे। मास जो है सो 300 ग्राम है। तो ऑब्वियसली 300 ग्राम को मैं 1000 से भाग दे दूं तो केजी में चला आएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा तो 0.3 केजी हो गया। उसके बाद मैं क्वेश्चन देखता हूं क्या है। क्वेश्चन है, वेलोसिटी है v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, वो जो आगे जाकर रोक देता है, मतलब u इसका 0 और v जो है सो 40, भी इसका 0 हो गया मीटर पर सेकेंड और u हो गया 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 0.02 सेकेंड। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ। इधर क्वेश्चन जो भी हो आप ध्यान देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं W बराबर FS होता है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? ये ऑप्शन टूल बार आ गया इधर। हम लोगों को क्या फाइंड करना है?
हम लोगों को फाइंड करना है, कहाँ गया, फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, हथौड़ी द्वारा जो फोर्स लगा है वो निकालना है। टाइम 0.02 सेकेंड है, बिल्कुल सही है। तो फोर्स निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को W लगाना, F लगाना होगा। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, ma, F इक्वल टू ma। वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन, v बराबर u प्लस 80। तो 80 बराबर हो जाएगा v माइनस यू, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये इतना सारा कैलकुलेशन होगा तब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा आपका। अब जो है सो हम 1 में रख दे रहे हैं, F बराबर m, एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू बाई टी। m जो है सो हम लोग निकाल चुके हैं, m 0.3 kg, v जो है सो 0 है, u जो है सो 40 है और टाइम जो है सो 0.02 सेकेंड है और यहाँ पे दोनों का यूनिट जो है सो मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स 0.3 kg और यहाँ पे -40 बाई 0.02 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। ये दशमलव नीचे चला आया, माइनस पहले लिख दिए, 40/2 और इसका दशमलव ऊपर जाएगा तो 100, ये नीचे 10। तो क्या क्या कट रहा है, ये से ये कट गया, इससे ये 20, तो -600 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलेंगे। -600 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसका आंसर जो है सो आपका आया है -600 न्यूटन। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इसका आंसर क्या है ताकि हम खूब आसानी से समझ पाएँ। 600 न्यूटन बिल्कुल सही है और ये जो है सो इस क्वेश्चन का जो है सो आंसर होगा 23। चूँकि अभी अभी हम आपको न्यूमेरिकल के रूप में बता चुका हूँ कि इसका ऑप्शन जो है सो ए होगा। नेगेटिव साइन इसलिए दिखा रहा था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो 600 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ अ गन। एक गन है जो ये 8 kg वेट का है, जो 40 ग्राम उसमें बुलेट लगा हुआ है, वो 800 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है, तो उसमें रिकॉल वेलोसिटी कितना होगा, इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। इसके लिए भी मैं एक स्क्रीन ले लेता हूं और वो स्क्रीन होगा व्हाइट बोर्ड। ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 23। अब 24 के लिए न्यू स्क्रीन ले लेते हैं और एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 24 नंबर में, 40 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली 8 kg द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना करें। आप हमेशा देखे होंगे पिक्चर वगैरह में कि कोई आदमी गोली चलाता है तो गोली जितना वेग से बाहर निकलता है उतना वेग से जो है सो पीछे भी धकेलता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर वेट गन का 8 kg हो और गोली का वेट 40 ग्राम हो और वो 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ा हो, तो कितना वेग से वो पीछे इसको धकेलेगा। तो चले हम लोग इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 में देखेंगे 24 को, P बराबर mv और इसका मोमेंटम जो है सो चूंकि पीछे धकेलेगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो m मास जो है सो पहला कितना दिया है, क्वेश्चन सामने रहना होता है, चूंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए और स्पेस है नहीं, तो इसलिए मैं 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 8
8 केजी की 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक 800 मीटर 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक 800 मीटर के वेग से दागा जा रहा है, तो बंदूक के पीछे हटने की क्या जो है सो हो जाएगा, तो 40 ग्राम 40 ग्राम इंटू 800 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे है बंदूक का वेट जो है सो 8 केजी है, तो इसका वेलोसिटी हम लोगों को फाइंड करना है। तो 0 ग्राम को केजी में ले आएंगे तो 40/1000 केजी गुना 800 मीटर पर सेकेंड, और ये 8 केजी, और यहाँ V2 इसका वेलोसिटी। इसको हम इधर ले आएंगे तो 8 केजी V2 हो जाएगा, जो हम लोगों को फाइंड करना है माइनस में। और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 से ये 2 0 और 1 0 से ये कट गया, तो आ गया हम लोगों का 4 गुना 8 केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ केजी से केजी जो है सो एलिमिनेट हो जाएगा, 8 से 8 एलिमिनेट हो जाएगा, और V2 जो है सो -4 मीटर पर सेकेंड। तो जो गोली जो है जो चला बंदूक से वो -4 मतलब पीछे की ओर ये क्या बोलेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में धकेल रहा है, और वो वेलोसिटी है सो कितना है -4 मीटर पर सेकेंड के वेग से है। तो इसका जो ऑप्शन है सो आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में इसका सही आंसर है। पहला ऑप्शन है A बराबर 1 मीटर पर सेकंड, B -1 मीटर पर सेकंड, C 2 मीटर पर सेकंड, D -4 मीटर पर सेकंड। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो 24 का जो आंसर है सो कैलकुलेशन न्यूमेरिकल किया तो D आया। दोनों क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकली सॉल्व करके बताया हूं। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल जैसा दिख रहा है। फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास at 5 meter per second square and 4 kg mass at 4 meter per second square will be 0 in both the cases, same in both the cases, greater for 3 kg masses at 5 meter per second square, greater for 4 kg masses at 4 meter per second square। तो मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर एक बार क्वेश्चन नंबर है 25 3 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 ऐसे यहीं पे मैं बना सकता हूं। तो दोस्तों इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूं। F बराबर ma होता है, F बराबर ma। तो पहला कंडीशन के लिए F1 बराबर ma, m पहला के लिए मास है 3 और इसका जो है सो 5 है। दोनों का यूनिट मिला देंगे तो न्यूटन हो जाएगा, तो 15 न्यूटन आ जाता है। और सेकेंड कंडीशन में फोर्स जो है सो कितना एग्जर्ट होगा सो मैं बता दूं, 4 kg है और 4 मीटर पर सेकंड, यानी इसका भी यूनिट दोनों मिला देंगे तो न्यूटन होगा, तो 16 हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन का जो है सो फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 25 का जो आंसर हुआ वो आंसर है आपका डी नंबर। तो इस तरह से हम 23 भी न्यूमेरिकल, 24 भी न्यूमेरिकल, 25 भी न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। और तीनों को आपके सामने मैंने 2 के लिए स्क्रीन ले लिया, और ये 25 छोटा था तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दिया, और 25 का जो ऑप्शन है सो डी है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल का। अब क्वेश्चन नंबर मैं 26 में चलूँ, 26 25 26। द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body undergoing circular motion is mv square by r mv square by mv square r mw square by r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा याद रखना कि 26 का जो है सो आंसर होगा ए नंबर, mv स्क्वायर बाई r होता है, तो 26 का जो है सो आंसर है ए। 27 टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट है, सेम मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? संवेग। न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़े होंगे। बिना संवेग को पढ़े आप दूसरा नियम पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स होता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, इसलिए मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं P बराबर mv, जिस पे अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बनाया है।
टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम p बराबर m भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट b इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट a, दोनों का मास जो है सो a और b अगर दे दिया गया है, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों में से किसका जो है सो काइनेटिक एनर्जी है सो हायर होगा, वो आपको बताना है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इस मोमेंटम जब सेम होगा तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी हमेशा सेम होगा, तो इसका भी आंसर जो है सो सी। अभी हम लोग जो है सो पिछले स्क्रीन में 23, 24, 25 को सॉल्व किया, तीनों न्यूमेरिकल, और 26, 27, 28 में देख पा रहा हूँ ये तीनों जो है सो सिंपल क्वेश्चन दिया है। इसी को कहते हैं अगर थोड़ा हार्ड तो उसके आगे सिंपल क्वेश्चन। तो बच्चे एग्जाम में घबराए नहीं, कुछ क्वेश्चन हार्ड मिलता है तो उसके बाद अवश्य ही सिंपल क्वेश्चन दिया होता है, तो आप बिना चिंता किए बिना सोचे ये टेंशन फ्री होकर क्वेश्चंस को बनाएंगे एग्जाम में। कभी एक आध क्वेश्चन बीच में हार्ड आ गया तो उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन में चलता हूं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उसके लिए कहता है कि ऑप्शन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ए में स्पीड, बी में एक्सेलरेशन, सी में इम्पल्स और डी में वर्क डन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े होंगे W बराबर एफ एस, फोर्स एफ एस कॉस थीटा होता है, और स्केलर क्वांटिटी में W बराबर एफ एस होगा जब एंगल दिया होगा। तो ये वर्क डन होता है, W होता है। तो 28 का जो है सो आंसर हो गया आपका डी। और मैं जो फॉर्मूला बताया W बराबर एफ एस, यही फार्मूला पे ये बना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, ये दोनों में जो कर्व होगा ऑब्वियसली वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो 28 का जो आंसर है सो डी है, वर्क डन। चलते हैं 29 में। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg, फिर न्यूमेरिकल, टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज पावर, स्पेस काफी है, मैं इस यहां बना सकता हूं 29 नंबर। पावर इक्वल टू W बाई टाइम, P बराबर W बाई टी होता है, P बराबर W बाई टी। वर्क इक्वल टू एफ एस, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको याद होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो एफ एस और एफ इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू। अभी सारा चीज को यूज करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं, और क्या सटीक क्वेश्चन दिया है सारा फॉर्मूला को, एफ बराबर एम ए होता है। अब इसको आप पुट कर दीजिए और सारा कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट 50 मीटर इन 50 सेकेंड। तो W ये कितना हो जाएगा, मास जो है सो आपका दे दिया है 100 kg। एक्सेलरेशन जो है, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू अ मास लिफ्ट अ मास ऑफ, ये -10 इसको ले लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जो है सो 50 मीटर है, इंटू यहाँ 50 कर दूं, और टाइम जो है सो 50 सेकेंड लग रहा है। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस ये 10 मीटर की जगह पे 9.8 पे बनाया होगा, तो 9.8 ही लेकर हम लोग बनाते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया 100 गुना, माइनस में है 100 गुना 50 गुना 9.8 बटा 50, ये 50 से 50 कैंसिल हो गया आपका, इस 50 से ये 50 को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा आपके पास माइनस में 980 वाट। तो 29 का जो आंसर आपको दिख रहा है सॉल्यूशन के बाद वो है ए नंबर। 29 का जो आंसर है वो ए है, और ए एकदम बड़ा सटीक है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, बहुत भारी नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारा फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, और एम का वैल्यू 100 kg दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, एस दिया हुआ है 50 मीटर और टाइम दिया हुआ है 50 कट गया 980 वाट आया, वो भी नेगेटिव में। चूंकि ये नेगेटिव में नहीं होगा
तो इसको हम लोग जो है सो ऑब्वियसली पॉजिटिव में लेते हैं। जिस प्रकार वेट जो है सो नेगेटिव नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ भी पावर जो है सो नेगेटिव में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू अ रॉड एट। बहुत सारा यहाँ पे थ्योरम्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मुझे लगता है ये 5वां क्वेश्चन है और अच्छा चैप्टर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपको ये सब याद करना रहेगा। तो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सो ml²/12 होता है। ये बड़ा सा थ्योरम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ml²/12 आपको याद रखना चाहिए थिन रॉड का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस चैप्टर में है वहां पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में बहुत सारे रॉड का, सिलेंडर का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो वहां पे जो है सो आपको मिल जाएगा ये मिड पॉइंट जो है परपेंडिकुलर टू रॉड ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का परपेंडिकुलर रॉड का जो है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सो ml²/12 होगा। 30 का 12 ये सिलेबस से हटा भी चुका है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। 12 मैं लिख दिया सी नंबर, मतलब ml²/12, तो सिलेबस से हटा दिया थ्योरम को, फिर भी ये क्वेश्चन जैक ने दे दिया है। तो हमें हार नहीं मानना है, बुक्स में है और हमें बनाना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है सो सी है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट 5 क्वेश्चन बच रहा है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। तो W बराबर, अभी तीसरी बार मैं इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, W बराबर Fs होता है और फोर्स कितना है 5 न्यूटन है और मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दिया हुआ है, तो 5×10 न्यूटन मीटर होगा। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है सो 50 मीटर का नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। इस स्थिति में बच्चे आप डरे नहीं, आप सही कैलकुलेशन करें, आपकी सही सोच होनी चाहिए। और इसका चारों ऑप्शन अभी तक के YouTube में मैं जो क्वेश्चन दिया हूं सेट्स का, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला था मुझे जिसका चारों ऑप्शन गलत होगा। इसका चारों ऑप्शन गलत है और इसका जो आंसर है सो 50 न्यूटन है, जो ना कि ऑप्शन ए में है, ना कि बी में है, ना कि सी में और ना ही डी में। तो इसका ऑप्शन जो है सो है ही नहीं, लेकिन आंसर कितना है 50 न्यूटन। तो इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में पूरा कॉन्फिडेंस है तो आप चारों ऑप्शन को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे देती है तो मैं कई बार देखा हूं कि वैसे विद्यार्थियों, ये सारे विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का मार्क्स बाद में प्लस में ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये काउंसिल का गलती है। क्वेश्चन नंबर 32 में चले। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। 32 नंबर में कहता है द डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स अप्लाइड, सी में द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डी में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो ऑब्वियसली विस्थापन पर, आरोपित बल पर, विस्थापन और बल दोनों पर, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। तो 32 नंबर का जो आंसर है वो ए होगा, डिस्प्लेसमेंट पर। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। आप को फिजिक्स के लैंग्वेज में बता दूं कि कार्य भौतिकी में तब होता है जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर कोई आदमी टोकरी में कुछ भी सब्जी लेकर माथे पे रख के खड़ा है सुबह से शाम तक, तो वो कार्य नहीं कर रहा है। फिजिक्स की भाषा में कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा। तो अब इसलिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर 32 जो है सो ए पर, तो 32 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 में चलूं। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन, ऑप्शन ए है टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो टोटल एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड करेगा, ये तीनों पे डिपेंड करेगा। तीनों मतलब द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन,
हाँ, डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ना ही इसमें फोर्स कहीं दिखा रहा है ना ही डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो इसका जो है सो तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो है सो क्या हो जाएगा, डी। ना टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी पे। मैं सोचा कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलूं, और लास्ट दो क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी always lies as the geometrical center, always lies inside the body, always lies outside the body, may lie within और outside the body। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है तो डी होगा। तो 34 का जो है तो ऑप्शन डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर से है, और एक क्वेश्चन जो वेक्टर का है, मैं इसे न्यूमेरिकली बना के दिखाऊंगा। द टॉर्क ऑफ द फोर्स दिया हुआ है, एक्टिंग एट द पॉइंट आर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे बनेगा। एफ बराबर ए, एफ द टॉर्क्यू बालाघुर निकालना है, तो एफ इंटू आर होता है, एफ क्रॉस आर। तो मैं इसे न्यूमेरिकली बनाऊंगा, -3 1 5, -3 1 5 आप भी याद रखेंगे, और 7 3 1, -3 1 5, -3 1 5, 35 टॉर्क्यू टाउ एफ क्रॉस आर आई जे के, -3 1 5, और एक था -3 1 5, -3 1 5, 7 3 1, 7 3 1, 7 3 1। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक मैटर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी आप पढ़े नहीं हैं जो हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ना है 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, और फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन में लेसन नंबर 4 में पढ़ना है। तो मैं इसीलिए इसे बना कर बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले आई को बंद करेंगे, फिर -j को बंद करेंगे, फिर k को बंद करेंगे, और ये मैट्रिक्स मेथड से बनाएंगे। डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, फार्मूला का डिटर्मिनेंट मेथड से। ये बंद, आई को रखेंगे तो ये बंद, ये बंद। आपको लगेगा सर कैसे लिखे, तो सामने सामने बंद, तो 1 5 3 1। जे को बंद किया तो -3 5 7 1। के को बंद किया तो -3 1 7 3। अब गुना कर दीजिए तिरछा तिरछा, 1 -5 3 15, -3 7 5 35, -9 -7, तो -14 आई, -38, तो माइनस प्लस 38 जे, 35 और 3 38 माइनस में, तो माइनस प्लस 38, -16 के, -14 प्लस 38 -16, जिसमें भी ये ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। -14 38 -16, तो डी नंबर। तो इसका जो है सो आंसर डी नंबर। अभी अभी हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड में इसको बनाया, और फाइनली जो है सो 35 का जो आंसर हुआ सो डी है। तो मैं आपको अंत में इसको बनाने के बाद मैं इसे स्क्रीन पे ला दे रहा हूँ, ये आप देखते भी रहे। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं सो बोलते हैं मैं अगले वीडियो में दूंगा कैलकुलेशन, और पता नहीं देते हैं कि नहीं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में ये कोशिश किया हूँ कि न्यूमेरिकली जो है सो आपके सामने सॉल्व कर दूं, ताकि आपको कोई हेजिटेशन नहीं हो। फिर भी आपको समझने में समझने का पूरा ख्याल रखा हूं, और फिर भी आपको कहीं लगता है कि मैं नहीं समझ पाया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस क्वेश्चन पे चर्चा करें। और अगर बहुत अच्छा लगा तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर जो है सो कमेंट में लिखें कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। छुट्टी का समय है, फिर भी मैं दिन भर आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ कि आप घर बैठे दीपावली से छठ के बीच जो है सो अपना समय का सही उपयोग करें और घर पे रह के अच्छे से मेहनत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।